आज हम बात करेंगे मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। उनमें से एक है मानव अधिकारों की अवधारणा। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हम उन मूलभूत सिद्धांतों की बात कर रहे होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। ये अधिकार किसी राजा, सरकार या संसद की देन नहीं है, बल्कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है जो हर मनुष्य के साथ जन्म लेते हैं। यही वजह है कि इन्हें इनहेरेंट, यूनिवर्सल एंड इनएलिएनेबल कहा जाता है। मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का अर्थ। मानव अधिकारों का सबसे सरल अर्थ है वो अधिकार जो हर व्यक्ति को सिर्फ इंसान होने के नाते प्राप्त है। ये अधिकार किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग, वर्ग या राष्ट्रीयता पर निर्भर नहीं करते। ये सभी के लिए समान है। इनका उद्देश्य है हर व्यक्ति को अत्याचार, दमन, भेदभाव और अन्याय से बचाना। मानव अधिकार व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, न्याय पाने का हक और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी राय नहीं रख सकता, अगर उसे अपनी पहचान व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, अगर उसे न्याय पाने का अवसर नहीं मिलता, तो ये केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि मानव अधिकारों का हनन है। इसीलिए कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स आर दोज मिनिमल कंडीशंस दैट एंश्योर अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम। मानव अधिकारों की प्रकृति कुछ विशेष गुणों से पहचानी जाती है। 1. जन्मजात इनहेरेंट। ये अधिकार किसी से मांगने या कमाने नहीं पड़ते, ये व्यक्ति के जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। जैसे हम सांस लेने का अधिकार स्वाभाविक रूप से रखते हैं, वैसे ही गरिमा और स्वतंत्रता का अधिकार भी स्वाभाविक है। 2. सार्वभौमिक यूनिवर्सल। मानव अधिकार सीमाओं, धर्मों या संस्कृतियों से बंधे नहीं हैं। वे पूरी मानवता के लिए समान हैं। चाहे व्यक्ति अफ्रीका में हो या एशिया में, महिला हो या पुरुष, हर एक का समान हक है। 3. अप्रतिहरणीय इनएलिएनेबल। कोई भी सरकार या संस्था इन्हें छीन नहीं सकती। हाँ, कुछ मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के तहत कुछ अधिकार सीमित हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं किए जा सकते। 4. अविभाज्य और परस्पर निर्भर इंडिविजिबल और इंटरडिपेंडेंट। सभी अधिकार एक दूसरे से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को शिक्षा नहीं मिलेगी तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। 5. समानता और भेदभाव रहित, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हर व्यक्ति का अधिकार समान है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं। यही सिद्धांत समाज में न्याय और सद्भावना का आधार बनता है। 6. गतिशील और प्रगतिशील, डायनामिक एंड इवॉल्विंग। मानव अधिकार समय के साथ विकसित होते हैं। अब इसमें डिजिटल प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे अधिकार भी शामिल हो चुके हैं। इन सब विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि मानव अधिकार सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं हैं, ये मानवीय गरिमा का नैतिक आधार है। स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों का क्षेत्र, मानव अधिकारों का दायरा बहुत व्यापक है। ये हमारे निजी जीवन से लेकर वैश्विक संबंधों तक हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्रियों और दार्शनिकों ने इन्हें 3 पीढ़ियों, 3 जनरेशंस ऑफ राइट्स में बांटा है। पहली पीढ़ी, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये अधिकार राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, निष्पक्ष न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था और सभा का अधिकार। इन अधिकारों का उद्देश्य है व्यक्ति को तानाशाही और दमन से बचाना। ये नेगेटिव राइट्स है, यानी राज्य को इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी पीढ़ी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये अधिकार समानता और कल्याण पर आधारित है, जैसे काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य और आवास का अधिकार, संस्कृति में भागीदारी का अधिकार। ये पॉजिटिव राइट्स हैं, यानी राज्य को इनकी पूर्ति के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होती है। तीसरी पीढ़ी, सामूहिक या एकजुटता के अधिकार, कलेक्टिव और सॉलिडारिटी राइट्स। ये अधिकार पूरी मानवता से जुड़े हैं, जैसे शांति का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, विकास का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार। ये हमें याद दिलाते हैं कि मानव अधिकार केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामूहिक अस्तित्व से भी जुड़े हैं। 4th मानवाधिकारों की चौथी पीढ़ी, 4th जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकारों की चौथी पीढ़ी आधुनिक प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक प्रगति और वैश्वीकरण के युग में उभरे नए अधिकारों को दर्शाती है। ये अधिकार डिजिटल, जैविक और तकनीकी विकास के दौर में मानव गरिमा, निजता और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु आवश्यक है। मुख्य अधिकार, डिजिटल अधिकार, डिजिटल राइट्स। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, इसमें डेटा गोपनीयता व सुरक्षा का अधिकार, भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन। साइबर सुरक्षा का अधिकार है। बी, जैव नैतिक और आनुवंशिक अधिकार, बायोएथिकल और जेनेटिक राइट्स। इसमें आनुवंशिक पहचान की सुरक्षा, आनुवंशिक गोपनीयता का अधिकार,
जैव सुरक्षा का अधिकार है। सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन अधिकार, एआई और ऑटोमेशन राइट्स। इसमें मानव नियंत्रण का अधिकार, एल्गोरिदमिक पारदर्शिता का अधिकार, तकनीकी बेरोजगारी से सुरक्षा है। डी, पर्यावरणीय व भावी पीढ़ियों के अधिकार, एनवायरमेंटल और फ्यूचर राइट्स। इसमें भविष्य की पीढ़ियों का अधिकार, पर्यावरणीय संतुलन व स्थिरता का अधिकार है। संक्षेप में, चौथी पीढ़ी के मानवाधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि तकनीकी प्रगति मानव के नियंत्रण में रहे और विकास के साथ साथ निजता, नैतिकता, समानता व स्थिरता भी सुरक्षित बनी रहे। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के स्रोत। मानव अधिकारों की अवधारणा का विकास हजारों वर्षों के विचार, संघर्ष और अनुभव का परिणाम है। इसके स्रोत 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। 1. दार्शनिक या प्राकृतिक स्रोत, फिलोसॉफिकल और नेचुरल लॉ। प्राचीन विचारकों ने कहा कि कुछ अधिकार प्रकृति से ही मिलते हैं, ये किसी राजा या संविधान की देन नहीं है। अरस्तु ने नेचुरल जस्टिस की बात की। जॉन लॉक ने कहा मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार है। इमैनुएल कांट ने मानव गरिमा को सर्वोच्च नैतिक मूल्य बताया कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है, साधन नहीं। 2. ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेस। मानव इतिहास में कई घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने अधिकारों की चेतना को जन्म दिया। मैग्ना कार्टा 1215 पहली बार कहा गया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल का विचार दिया। फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1789 स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श स्थापित किए। 3. कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, लीगल एंड इंटरनेशनल सोर्सेस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवता ने जब क्रूरता का चरम देखा, तब संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) आया, जिसने पूरी दुनिया के लिए एक साझा मानक तय किया। इसके बाद ICCPR 1966 और ICESCR 1966 जैसे अनुबंधों ने इन्हें कानूनी रूप दिया, जिन्हें मिलकर इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। इसी तरह क्षेत्रीय संधियां बनी, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1950, अमेरिकन कन्वेंशन 1969 और अफ्रीकन चार्टर 1981। भारत ने इन सिद्धांतों को अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया। 4. समकालीन स्रोत, कंटेम्पररी सोर्सेस। आज मानव अधिकार नए रूपों में उभर रहे हैं। डिजिटल अधिकार, पर्यावरणीय अधिकार, लैंगिक समानता और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दे भी अब मानव अधिकारों का हिस्सा बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के फैसले और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इनके नए व्याख्याकार हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, आखिर में कहा जा सकता है कि मानव अधिकार सिर्फ कानून नहीं, बल्कि मानवता का नैतिक घोषणा पत्र है। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, अविच्छेद्य है। मानव अधिकार समाज को एक ऐसा ढांचा देते हैं जिसमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों साथ चलते हैं। ये हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति को बराबरी और सम्मान का अधिकार मिले। To deny people their human rights is to challenge their very humanity. नेल्सन मंडेला। इसलिए मानव अधिकार केवल दस्तावेजों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण, नीतियों और विचारों में जीवित रहना चाहिए। यही वो विचार है जो दुनिया को और अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और मानवीय बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।